गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार शास्त्री क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जेपीसी प्रीलिम्स पेपर 1 में सिलेबस है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 3 क्वेश्चन है और उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज आज कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले लगभग 30 के आसपास हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं पहला सवाल कौन सा हमारा। पहला सवाल है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल कंप्यूटर हार्डवेयर, केवल इंटरनेट आधारित सेवाएं, सूचना के संग्रह, प्रसंस्करण और संचार से जुड़ी सभी तकनीकें, केवल संचार तकनीकी। क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। चारों में से क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सूचना से संग्रहण, प्रसंस्करण मतलब उसका कलेक्शन करना, प्रोसेसिंग करना और संचार से जुड़ी सभी प्रकार की तकनीकी इसमें शामिल होता है। उन सभी को मिला के क्या बनता है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन सा आईसीटी का घटक नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का घटक नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इस नेटवर्क और प्राकृतिक संसाधन कौन सा होगा? तो आप जानते हो कि हार्डवेयर भी शामिल होता है। हार्डवेयर मतलब मॉनिटर वगैरह जैसे आप देखते होंगे, मोबाइल स्क्रीन, ये सब हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में गूगल क्रोम, फेसबुक, ये सब सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाएगा। और नेटवर्क भी शामिल है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या होगा? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आईसीटी में दूरसंचार और कंप्यूटर तकनीकी दोनों शामिल है ना। तो दिया हुआ इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आईसीटी का उपयोग ई गवर्नेंस में क्यों किया जाता है। सही बात है। आईसीटी केवल निजी क्षेत्र में तक सीमित है? नहीं, निजी क्षेत्र क्यों, इसमें सरकारी क्षेत्र भी शामिल होगा। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक इसमें क्वेश्चन लग रहा है इसमें गलत हो गया है। अच्छा सॉरी, 3 क्वेश्चन है, ये वाला भी पहला। आईसीटी में दूरसंचार और कंप्यूटर दोनों तकनीकें शामिल है, ये सही बात है, ये भी सही बात है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का उदाहरण है? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान, ई कोड्स, सोशल मीडिया और ब्लूटूथ। तो डिजिटल पेमेंट तो हमारा क्या है, ई गवर्नेंस का पार्ट है। सही बात है। ठीक है, और ब्लूटूथ भी हमारा होगा, सोशल मीडिया भी होगा, लेकिन ई कोड्स नहीं है, ये हमारा क्या है, इसका ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको इस तरह सवाल जेपीएससी में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अभी एक बार देखने के बाद दोबारा इसको वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज होता रहे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बताना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड को इसमें पहला पहला ऑप्शन है, इसमें डेटा को दूरस्थ सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। सही बात है। इसका जो हमारे जो जितने भी मोबाइल चला रहे हैं, सारा डेटा कहाँ सेव होता है? वो क्लाउड में सर्विस सेव होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग है। यह दूसरा दूसरा ऑप्शन है, यह इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी कार्य करता है। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग कभी भी बिना इंटरनेट का काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज इसका एक मॉडल है। सही बात है, ये दोनों सही बात है, मतलब पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन कहाँ पे होगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है? आईओटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग रिसर्च करते रहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सारे टेक्नोलॉजी आपको जेपीएससी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या है ऑप्शन है? परस्पर जुड़े हुए स्मार्ट उपकरण है, केवल सोशल नेटवर्किंग है, केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, केवल उपग्रह संचार है। तो इसका हो जाएगा कि परस्पर जुड़े स्मार्ट उपकरण को क्या कहा जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5G तकनीक का क्या लाभ है? 5G का इस्तेमाल का क्या लाभ होगा? ये अधिक ऊर्जा खपत होती है? ये नहीं होगी, है ना। उच्च विलंबता, लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी और उच्च गति का दर। उच्च विलंबता मतलब यदि देरी होगा तो फिर 5G हम लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे? केवल वॉइस कॉल नहीं, 5G में वॉइस कॉल से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम लोग, आपको पता होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब देरी इसमें कम होगा और तेज़ी से डाटा का प्रोसेसिंग होगा, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा हम लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है? फायरवॉल, इंक्रिप्शन। देखिए इंक्रिप्शन तो आप जानते हैं व्हाट्सएप वगैरह में इंक्रिप्शन होता है, तो साइबर सुरक्षा का पार्ट है ना। फायरवॉल भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी क्या है, ये सुरक्षा का एक माध्यम है। लेकिन फिशिंग क्या है ना, ये साइबर अपराध का एक टर्म इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साइबर डाटा चोरी किया जाता है, या फिर आपको कुछ मैसेज वगैरह टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है, आपको मोबाइल हैंग हो जाता है, ये फिशिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, इसमें आंसर गलत दे दिया, ब्लॉकचेन नहीं हो जाएगा ना, फिशिंग, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लॉक। क्वेश्चन पूछा गया था साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो ब्लॉकचेन हो जाएगा ना। फिशिंग तो साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ पार्ट ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल हार्डवेयर पर आधारित है, आपको बताना है। दूसरा, एआई मानव बुद्धि का अनुकरण करता है। एआई का उपयोग केवल रोबोटिक्स में होता है। एआई इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकता है। इसमें कौन सा कथन सही है, इसको बताइए। मानव बुद्धि का उपयोग करता, सही बात है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम ही क्यों पड़ा है, मानव बुद्धि का अनुकरण करता है, इसलिए नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, है ना, इसलिए मानव बुद्धि का अनुकरण करता है, ये इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तकनीक मुख्यतः डेटा विश्लेषण पर से संबंधित है? डेटा विश्लेषण पे कौन सा हो जाएगा, बिग डेटा। देखिए नाम में ही इसका बिग डेटा है, तो यही होना चाहिए। ब्लूटूथ पे फाइबर ऑप्टिक्स, जीपीएस, ये तो जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल आप नेटवर्क वगैरह में करते हैं, ब्लूटूथ, है ना। तो बिग डेटा इसका आंसर हो जाएगा। नाम में पता चल रहा है कि डेटा, इसमें बहुत सारे डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके उसमें जो काम का डेटा है वो निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है? ईमेल, फिशिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड स्टोरेज। नहीं, ये सब नहीं। क्लाउड स्टोरेज तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ईमेल तो ये साइबर अपराध नहीं है, ये फिशिंग अपराध है ना। इसमें मैसेज वगैरह आपको भेजा जाता है, आपका अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिशिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसमें, ब्लॉकचेन के संबंध में। यह एक विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक है, इसमें डेटा को बदला नहीं जा सकता, यह केवल क्रिप्टो करेंसी की तक सीमित है। क्या है इसमें बारे में बताइए, इसमें कौन सा होगा? मेरे ख्याल से लगता है इसमें, इसको क्वेश्चन 3 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी तक इसमें इसको छोड़कर यहाँ से, तो ये केवल लिखा हुआ है, जहाँ पे केवल आ जाए आपको उसमें ओनली आ जाए, केवल आ जाए, आपको उसमें ध्यान देना है कि उसको फोकस करना है, कि वो गलत होने की संभावना अधिक बन जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है? यूपीआई के माध्यम से हम लोग करते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे, ये सब यूपीआई के माध्यम से ही होती है ना। इन फ़ोन पे, गूगल पे, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, यूपीआई करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेफ्ट के माध्यम से भी किया जाता है, आरटीजीएस के माध्यम से पहले इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है बैंक में, नेफ्ट और आरटीजीएस। लेकिन इसका आंसर क्या है, एफटीएफ डिजिटल भुगतान का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, आईसीटी का शिक्षा में उपयोग क्या है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं आप मोबाइल के माध्यम से, अभी ऑनलाइन मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है, आईसीटी का ही तो उपयोग है। ई लर्निंग में इस्तेमाल होता है, सही बात है। स्मार्ट क्लासरूम में होता है, सही बात है। ऑनलाइन मूल्यांकन में क्या होता है, कॉपी चेक में भी होता है ना। और उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के प्रभाव को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, आईसीटी मतलब मोबाइल वगैरह या फिर जितने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, इसका क्या प्रभाव है? इससे डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देता है? नहीं, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा नहीं देता है, इसको घटाता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया कि गांव के क्षेत्र में आप देखेंगे कि डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो गया, अंतर हो गया ना, जिसे डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। लेकिन मोबाइल के कारण क्या हो गया ना, डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है अभी, है ना। गाँव गाँव में इस्तेमाल हो रहा था, अभी डिजिटल डिवाइड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये गलत है। आईसीटी से डिजिटल डिवाइड को बढ़ाता नहीं, घटाता है। प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है, हाँ ये सही बात है ना। प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। अब देखिए, अब हर चीज़ें क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। झार सेवा मान लीजिए आप, जितना सर्टिफिकेट वगैरह बनाता है वो सारा ऑनलाइन हो गया है। कुछ भी काम होगा, फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन भरना है आपको। उसमें ह्यूमन का इंटरफेस क्या हो गया, वो कम कर दिया गया है। ठीक है, केवल शहरी तक सीमित है, नहीं है, गलत है जगह। रोजगार का अवसर कम पड़ता है, नहीं है, ये भी गलत है।
ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 5G तकनीक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5G नेटवर्क 4G तुलना में कम लेटेंसी प्रदान करता नहीं, अभी तो मैंने बताया, ये कम क्यों करेगा, ये ज़्यादा होगा, है ना। 5G का उपयोग केवल मोबाइल इंटरनेट में किया जाता है, नहीं, अच्छा सॉरी, ये वाला ऑप्शन जो था पहला वाला सही होगा, ये क्या होगा ना, सही होगा, कम लेटेंसी प्रदान करता, सही बात है। दूसरा, मोबाइल केवल इंटरनेट सेवाओं तक सीमित है, गलत है। इंटरनेट थिंग 5G तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास में सहायक है, सही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3। भारत में 5G सेवाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके से किया गया है। 5G सेवाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, ये तो नहीं है। 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से हुआ है, ये सही बात है, नीलामी के माध्यम से हुआ है। भारत में अभी भी 5G लागू नहीं हुआ, ये भी गलत बात है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सॉरी सी दिया हुआ है, हाँ नहीं सॉरी, सी आंसर है इसका, हमने सही बोला था, आवंटन का ऑप्शन गलती कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा 5G के प्रमुख उपयोग क्षेत्रों में शामिल नहीं है। टेलीमेडिसिन, हाँ टेलीमेडिसिन में आपको इस्तेमाल होता है, मतलब आप मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, टेलीमेडिसिन कहा जाता है ना। स्वायत्त वाहन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटी, पारंपरिक रेडियो प्रशासन, तो इन सब में होता है, सिवाय किसको, पारंपरिक रेडियो प्रशासन में अभी भी 5G का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में EU यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट किससे संबंधित है ना। तो यूरोपियन यूनियन ने एक एक्ट लाया है, उस एक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। देखिए, आपको दो चीज़ हमेशा पढ़ना है, अब यूरोप में कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है AI के संदर्भ में या फिर कोई भी ICT के संदर्भ में, तो आपको पढ़ना है, प्लस अमेरिका में कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है तब भी आपको पढ़ना है। बाकी अदर कंट्रीज़ में आपको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये दोनों देश से, दोनों कंट्रीज से पूछा जाता है, एक यूरोपियन समूह से, ग्रुप से पूछा जाता है आपको इसमें, और ब्रिक्स वगैरह में कुछ यदि डेवलपमेंट होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। AI का विकास पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, ये तो बहुत ही लॉजिकल है, हम लोग प्रतिबंध क्यों लगाएंगे। AI के नैतिक उपयोग पर वैश्विक संधि, ये चल पॉसिबल हो सकता है ना। AI प्रणालियों के जोखिम आधारित विनियमन, ये संभावना हो सकता है। AI केवल सैन्य नियंत्रण पर नियंत्रण नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। AI प्रणालियों के जोखिम आधारित विनियमन पर, रेगुलेशन पे बल दिया गया है इस एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला अगला है EU AI एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह AI प्रणालियों के जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है, सही बात है। सामाजिक स्कोरिंग पर प्रतिबंध का प्रावधान है ना। सामाजिक स्कोरिंग मतलब जो लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर बिहेवियर का विश्लेषण किया जाता है। यह केवल यूरोपीय संघ के नागरिकों को लागू होता नहीं, ये सभी लोगों पर लागू होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 कोटा दीजिएगा तो क्या बढ़ेगा, 1 और 2। तो ये सारा क्या ना UPSC स्टाइल में क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, है ना। ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आपके पास थोड़ा भी जानकारी है तो। EU AI एक्ट में हाई रिस्क AI सिस्टम का संबंध किससे है। केवल मनोरंजन ऐप से है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून प्रवर्तन जैसे संवेदनशील क्षेत्र से है, सोशल मीडिया पोस्ट से, वीडियो गेम से। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून प्रवर्तन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से है, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब DPDP याद रखना है आपको, ये भारत में 2023 में बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ICT के तहत आपको ये पढ़ना जरूरी है। यह केवल डिजिटल व्यक्ति डाटा पर लागू होता है, यह गैर डिजिटल डाटा को भी स्वतः कवर करेगा, यही चीज़ तो डाउट है ना। अब मान लो डिजिटल का बात कर रहे हैं तो गैर डिजिटल डाटा को क्यों अपने स्वतः कवर करेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह डेटा प्रोसेसिंग की सहमति पर आधारित है, हाँ ये सही है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत डाटा फिड्यूसरी कौन होता है? डाटा फिड्यूसरी के बारे में ध्यान रखना है। डाटा फिड्यूसरी ऐसा व्यक्ति बोला जाता है जो डाटा का उद्देश्य और साधन निर्धारित करता है। जिसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा हम लोगों को? ये वाला हो जाएगा, ये वाला। उस व्यक्ति को बोला डाटा फिड्यूसरी जो डाटा के उद्देश्य और साधन को निर्धारित करता है व्यक्तिगत डेटा का, उसे डाटा फिड्यूसरी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। डीपीडीपी एक्ट 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार डाटा प्रिंसिपल को दिया जाता है? डाटा प्रिंसिपल क्या है? मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है तो वो इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल, लेकिन बहुत सारी चीज़ मोबाइल में लगता है आपको डिलीट हो जाता है, लेकिन वो डिलीट होता नहीं है। तो वो भी डिलीट करने का अधिकार किसको है? छोटा बच्चा है मान लीजिए तो उसके गार्जियन को है। तो वो डाटा को डिलीट करने का अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट भी है। तो वो अधिकार किनको दिया गया? उनके गार्जियन को दिया गया है। तो इसमें देखिए, डेटा बेचने का अधिकार, डेटा मिटाने और सुधारने का अधिकार, यही ऑप्शन हो जाएगा ना। क्या होगा इसका आंसर? डेटा मिटाने और सुधारने का अधिकार। सरकार पर मुकदमा करने का असीमित अधिकार, नहीं, ये सब चीज़ नहीं है। सभी डेटा को सार्वजनिक करने का अधिकार, नहीं, ये सब चीज़ नहीं। सार्वजनिक तो कर ही नहीं सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। आगे हमारा कौन सा है? 25। डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्य क्या है ना? क्या कार्य होगा? नीति निर्माण करना, कानून प्रवर्तन एजेंसी, शिकायत निवारण और दंड निर्धारण, और चौथा है न्यायालय के समान अपील सुनना। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकायत निवारण और दंड निर्धारण। ठीक है। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचान करना है आपको। एक साइड दिया हुआ तकनीक और दूसरी साइड दिया हुआ प्रमुख चिंताएं। तो 5G के साथ क्या चिंताएं हैं? 5G के साथ साइबर सुरक्षा की चिंताएं हैं। AI का देखिए, AI का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी फ़ोटो का, किसी का भी मान लीजिए फ़ोटो है, उसका सर इस्तेमाल करके किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नैतिकता से संबंधित सवाल है। तो AI के संदर्भ में है। और डीपीडीपी क्या है? वो गोपनीयता को लेकर है, प्राइवेसी को लेकर है, इसलिए ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है। इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 5G तकनीक डिजिटल डिवाइड को कम करने की क्षमता रखती है, सही बात है। कोई भी ICT जो कम टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल डिवाइड को कम करती है। ठीक है। AI और डीपीडीपी एक्ट दोनों डेटा सुरक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। AI विनिमयन पूरी तरह भारत पर लागू हो चुका नहीं, पूरी तरह। देखिए, एक्सट्रीम सेंटेंस, एक्सट्रीम कोई वर्ड आए तो उसमें ध्यान रखना, ओनली, पूरी तरह, ऐसी चीज़ों में ध्यान रखना है। तो पूरी तरह इसे लागू नहीं हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? 1 और 2 आपका सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। और भी बहुत सारे जो टॉपिक है, सारे टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप लोग तैयार रहिए और बेहतरीन तरीके से, ताकि सारा कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपको नोट्स से मिलने की संभावना रहे। ठीक है। चलिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू।